Hello students, I am Monica Bansal. I am from Meritorious School Patiala. Today I am going to discuss the topic genetic code. First of all, we will discuss the content of genetic code. Content में हम क्या discuss करेंगे बच्चे? First of all, we will discuss definition of genetic code. Then we will discuss discovery of genetic code. Then we will discuss how to read genetic code and then characteristic of genetic code and Bobel hypothesis, and last I will tell you significance of genetic code. सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की क्या डेफिनेशन है बच्चे? आपको पता है कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? AGTC। जो AGTC होते हैं बच्चे, कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायोनिन एंड साइटोसिन। ये चारों न्यूक्लियोटाइड में से 3 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो पेयर अप करके क्या बनाते हैं? जेनेटिक कोड बनाते हैं। यानी कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बनाता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, AGT भी हो सकते हैं, ATC भी हो सकते हैं, ACA भी हो सकते हैं, TCG भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इवन AAA, GGG, TTT, CCC भी हो सकते हैं। सब जो है 3 जिनके कॉम्बिनेशन में ये जेनेटिक कोड बनाते हैं। ठीक है जी। ये जेनेटिक कोड का सबसे ज्यादा यूज किसमें है? ट्रांसलेशन में है बेटा। कैसे ट्रांसलेशन में है? ये देखो, ये मैसेंजर आरएनए बेटा। मैसेंजर आरएनए में 3 के कोडोन बने हुए हैं। ये जो 3 के कोडोन बने हुए हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन से। सो ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन और मैसेंजर आरएनए के कोडोन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं बीच में, और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या बने हो? अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड की लंबी चेन ऐसे जुड़ती जाती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। जेनेटिक कोड रीड हो ही जा रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए उस मैसेंजर आरएनए के कोडोन को रीड करी जा रहा है, और इधर ऊपर क्या बन रही है? अमाइनो एसिड की लंबी चेन, पेप्टाइड चेन बन रही है। सो जेनेटिक कोड का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है? जेनेटिक कोड का ट्रांसलेशन में होता है बेटा। अगर जेनेटिक कोड ना हो तो मैसेंजर आरएनए से हम प्रोटीन कभी भी ना बना पाए। मैसेंजर आरएनए एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहे जो हमारे पास क्या हो? यूजलेस हो। ठीक है जी। सो जेनेटिक कोड का बहुत यूज है। किस प्रोसेस में? सेंट्रल डोग्मा की कौन से प्रोसेस में जेनेटिक कोड यूज होता है? ट्रांसलेशन में यूज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है 20 अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे यूनिवर्स में। पूरे यूनिवर्स में 20 अमाइनो एसिड होते हैं। 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 कोडोन ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को एक बार लिखते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को 2 बार लिखते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को 3 बार लिखते हैं तो 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि मोस्ट सुटेबल है 20 अमाइनो एसिड के लिए। तो ऐसे 20 अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? 64 कॉम्बिनेशन है, जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल है, और 4 और 16 कॉम्बिनेशन सुटेबल नहीं है बच्चे। उसके बाद अब हम डिस्कवरी करेंगे, कैसे और किसने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की। हाँ जी बच्चे, नीरनबर्ग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। नीरनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है जी। नीरनबर्ग का सर हरगोबिंद खुराना और साथ में रॉबर्ट हॉले, इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर जेनेटिक कोड की डिस्कवरी करी थी। बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हम कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखो बच्चे, मैंने आपको बोला कि 20 अमाइनो एसिड है। पूरे यूनिवर्स में 20 अमाइनो एसिड है। मैंने यहाँ पे सारे अमाइनो एसिड की एब्रीविएशन भी दे रखी है, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है, और साथ में उसके नेम भी दे रखे हैं। ये सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड है यूनिवर्स में, जिसके लिए 64 जेनेटिक कोडोन अवेलेबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक टेबल है। ये जेनेटिक टेबल कैसे बना है बच्चे? ये देखो, उसमें एग्जाम्पल ACG की। इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट ए है, ये कहाँ से आया? फर्स्ट वर्टिकल रो से। और जो सी है, ये कहाँ से आया है? हॉरिजॉन्टल रो से। ये जो सेकंड पोजीशन वाला लिखा है यहाँ पे। और जो जी है वो कहाँ से आया है? सेकंड वर्टिकल रो से। सो ऐसे ही सारे अल्फाबेट, जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वर्टिकल रो से आया है, जो सेकंड वाला है वो हॉरिजॉन्टल रो से आया है, और जो थर्ड पोजीशन वाला अल्फाबेट है वो सेकंड वर्टिकल रो से आया है। और ऐसे उन्होंने जेनेटिक कोडोन बनाए हुए हैं। जेनेटिक कोडोन के साथ ये जो क्या लिखी हुई एब्रीविएशन है, अमाइनो एसिड है। पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है बच्चे। इसके अलावा इसमें 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, और एक क्या होता है? स्टार्ट कोडोन, जो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टॉप कोडोन है, ये ट्रांसलेशन को क्या करते हैं बच्चे? टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट बच्चे डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड की। जो जेनेटिक कोड है वो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट से बनता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। मैंने आपको अभी बताया 64 कोडोन होते हैं टोटल, जिसमें से 3 क्या होते हैं? नॉन सेंस कोडोन। नॉन सेंस कोडोन भी बोल सकते हैं हम इनको, स्टॉप कोडोन भी बोल सकते हैं, जो ट्रांसलेशन को करते हैं,
टर्मिनेट करते हैं। तो अगर हम स्टॉप कोडोन को 3 स्टॉप कोडोन को 64 कोडोन में से निकाल दें तो हमारे पास टोटल कितने बचे? 61 कोडोन। 61 कोडोन होते हैं जो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जो 3 स्टॉप कोडोन होते हैं बच्चे वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चे? इसकी स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब है कि जेनेटिक कोड क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस मतलब एक पर्टिकुलर कोडोन ही होता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। एग्जांपल उसमें दी हुई है, जैसे फिनाइल एलानिन के लिए ट्रिपल यू है। ये ट्रिपल यू जो है वो सिर्फ फिनाइल एलानिन को ही रिकॉग्नाइज करेगा, फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, उसके अलावा और किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, उनके लिए जेनेटिक कोड क्या है? सेम। हाँ, एक्सेप्शन हमेशा रहती हैं। एक्सेप्शन क्या है? जैसे जो AUE है वो मिथ्योनिन के लिए कोड होता है, लेकिन नॉर्मली AUG कोड होता है। ठीक है जी। ऐसे UGA ट्रिप्टोफैन के लिए कोड होता है इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। ये ऐसे कुछ एक्सेप्शन है। अदरवाइज एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोडोन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? सेम। ठीक है जी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स के लिए कुछ थोड़े से डिफरेंट है जेनेटिक कोडोन। अदरवाइज न्यूक्लियस के जीन्स के लिए, ट्रांसलेशन के लिए सारे जेनेटिक कोडोन सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है। इसलिए हम जेनेटिक कोडोन को क्या बोलते हैं? कि यूनिवर्स है। चाहे प्रोकैरियोट ले लो, चाहे यूकैरियोट ले लो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, अमीबा, चाहे मल्टीसेलुलर ले लो, आगे हाईली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन तक सारे जेनेटिक कोडोन क्या है? सेम है बच्चे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि जैसे पूरी की पूरी मैसेंजर आरएनए की चेन है, मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक कोड है वो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे ओवरलैप नहीं करता, P3 के सेट पे बेसिस पे इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है जी। तो ये नॉन ओवरलैपिंग है, इसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे ओवरलैप नहीं करता। उसके अलावा कहता कोडोन में क्या है? एक फिक्स पोजीशन होती है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो चेंज चलती जाती है 3 के नंबर पे, सीक्वेंस पे। इसमें ना ही तो कोई कोमा होता है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क होता है, ना ही कोई फुल स्टॉप होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ नॉन पंक्चुएटेड। इसमें कोई स्पेस भी नहीं होती। कॉन्टिन्यूसली वो मैसेंजर आरएनए की चेन 3 के कोडोन पे चलती जाती है। आई होप कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन करी होंगी, तो ट्रांसलेशन में आपको पता है कि कैसे मैसेंजर आरएनए की चेन चलती है 3 के जेनेटिक कोडोन को लेकर। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडियो द फ्रेम बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे नॉनसेंस कोडोन। मैंने अभी आपको बताया कि 64 टोटल कोडोन में से 3 कोडोन क्या होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कोडोन भी कह सकते हैं, स्टॉप कोडोन भी बोल सकते हैं, या उनको नॉनसेंस कोडोन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से नॉनसेंस कोडोन होते हैं? UAA, UAG एंड UGA। ये जो 3 कोडोन है ये क्या है? नॉनसेंस कोडोन है, टर्मिनेशन कोडोन है, या फिर हम इसको स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं। ठीक है जी। जब राइबोसोम की ये कोडोन आती है, इसमें से कोई भी कोडोन आता है तो वो ट्रांसलेशन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है और अपने मैसेंजर आरएनए को नीचे गिरा देता है। सब कुछ पोज हो जाता है वहां पे, और जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था वो सारा क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट बच्चे इनिशिएटर कोडोन है। इसमें डेफिनेटली जैसे टर्मिनेटर कोडोन है ऐसे इनिशिएटर कोडोन भी है। कौन सा इनिशिएटर कोडोन है? AUG। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में AUG है, बट कुछ केसेस में एक्सेप्शन में GUG भी इनिशिएटर कोडोन कंसीडर होता है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं मिथ्योनिन। मिथ्योनिन है वो अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए पे लगा हुआ होता है और किस कौन से कोडोन को क्या करता है? रिकॉग्नाइज? AUG को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे हम वोबल हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। वोबल हाइपोथेसिस में क्या है? क्रिक ने ये क्या किया था? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसने हमें ये बताया कि जो जेनेटिक कोड है वो कई बार एक ट्रांसफर आरएनए एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर देता है, यानी कि इसमें एक और प्रॉपर्टी शो होती है जेनेटिक कोडोन की, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी होती है जेनेटिक कोड में बेटा। डीजेनरेसी कैसे होती है? क्या मतलब है डीजेनरेसी का? ये देखो, डीजेनरेसी का क्या मतलब है कि जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, कि एक ट्रांसफर आरएनए, मैंने अभी बताया आपको, एक अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोडोन होता है, बट कई बार एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम डीजेनरेसी बोलते हैं। ठीक है जी। ये कैसे पॉसिबल है? इसमें फर्स्ट 2 बेस पेयर जो कोडोन के हैं वो तो नॉर्मल पेयरिंग करते हैं, बट जो लास्ट वाला बेस पेयर है वो वोबल पेयरिंग करता है। वोबल पेयरिंग में अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो,
ये डायग्राम है, इसमें डीजेनरेसी दिखाई हुई है उसने जेनेटिक कोड के बच्चे। ये देखो, ये भी ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, ये भी ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है। मैसेंजर आरएनए दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है CUC, इसमें कोडोन क्या दिया हुआ है CUU। यानी कि पहले दो न्यूक्लियोटाइड क्या है CU और CU सेम है, बट जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है C है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है U। तो यहाँ पे तो नॉर्मल पेयरिंग हो रही है, C के साथ G लग रहा है, U के साथ A लग रहा है, C के साथ G लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल पेयरिंग। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, C के साथ G ठीक लग रहा है, U के साथ A भी ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे U के साथ G लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं वोबल पेयरिंग बोलते हैं बेटा। इस वोबल पेयरिंग की वजह से ही जो एक ट्रांसफर आरएनए है, एक अमाइनो एसिड है, वो एक से ज्यादा कोडोन को क्या करता है रिकॉग्नाइज कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ल्यूसीन CUC भी कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा और CUU को भी रिकॉग्नाइज करेगा, दोनों कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोडोन क्या है, डीजनरेट, डीजनरेसी शो। नेक्स्ट बच्चे, इसमें हम अच्छी तरह से देख सकते हैं डीजनरेसी कैसे है। ये देखो ल्यूसीन है, ल्यूसीन एक को नहीं बल्कि छह कोडोन को ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही विलाइन लगा लो, विलाइन भी 4 कोडोन को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। प्रोलिन भी 4 कोडोन को आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी कि इसमें मोस्टली सारे अमाइनो एसिड हैं जो एक से ज्यादा कोडोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है, ये वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू पॉसिबल है। इन सब के देखो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट तो सेम है, पर थर्ड अल्फाबेट क्या है, डिफरेंट है। सो थर्ड अल्फाबेट में कैसे पेयरिंग होती है, वोबल पेयरिंग होती है। इस वोबल पेयरिंग के थ्रू ही ये डीजनरेसी अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इसीलिए एक जो अमाइनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है बेटा। नेक्स्ट ये देखो, यही बात उसने लिखी है कि नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग होती है बिटवीन थर्ड बेस पेयर में। फर्स्ट और सेकंड बेस पेयर में तो नॉर्मल होगी, बट जो थर्ड बेस पेयर है उसमें क्या होगी, नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग ऑब्जर्व होगी, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वोबलिंग पेयरिंग बोलते हैं या वोबल पेयरिंग बोलते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं कि जेनेटिक कोड शो डीजनरेसी। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस क्या है बेटा जेनेटिक कोड का, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बेटा जितनी भी म्यूटेशन है, मोस्टली जो पॉइंट म्यूटेशन है, वो सारी की सारी हम जेनेटिक कोड के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं आपको अकेले के लिए पॉइंट म्यूटेशन बताऊंगी कि कैसे हम जेनेटिक कोड के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये साइलेंट म्यूटेशन करते हैं हम बच्चे। ये देखो साइलेंट म्यूटेशन होती क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो सेकंड जो हमारा कोडोन है इसमें GAA लगा हुआ है। GAA के लिए कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड, GLU। ऐसे ही म्यूटेशन हुई, एक ही जगह लग गया GAG लग गया, लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, ड्यू टू डीजनरेसी प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। क्योंकि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी डीजनरेट है, इसलिए ये जो अमाइनो एसिड है वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी ग्लूटामिक एसिड है GLU है, यहाँ पे भी ग्लूटामिक एसिड है GLU है। तो इस तरह की म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन, जिसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज ना, अमाइनो एसिड उसी सीक्वेंस में है। ठीक है जी, इसमें मिथ्योनिन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, ग्लाइसिन इसी सीक्वेंस में है। म्यूटेशन के बाद भी अमाइनो एसिड का वही सीक्वेंस है बेटा, मिथ्योनिन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन एंड ग्लाइसिन। सो पॉलीपेप्टाइड चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉलीपेप्टाइड चेन वैसे ही फंक्शनल है, चाहे म्यूटेशन हो गई है, लेकिन जेनेटिक कोड की डीजनरेसी की प्रॉपर्टी ने इस पॉलीपेप्टाइड के फंक्शन को सेव कर दिया, बदलने नहीं दिया। ठीक है जी, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। और इस तरह की म्यूटेशन हम तभी अंडरस्टैंड कर पाए अगर हमारे पास जेनेटिक कोड था। ठीक है जी, तो जेनेटिक कोड ने हमें हेल्प करी साइलेंट म्यूटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट बच्चे मिससेंस म्यूटेशन है। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड बदलने पे अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, CAT था, इसमें क्या लग गया, CCT, यानी कि एक ही जगह पे क्या लग गया, C लग गया। अब CAT किसके लिए कोड हो रहा था, हिस्टिडीन के लिए HIS, और ये CCT किसके लिए कोड हो रहा है, प्रोलिन के लिए। तो अमाइनो एसिड चेंज हो गया। जब अमाइनो एसिड किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई भी अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो पूरी की पूरी अमाइनो एसिड चेंज होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो नॉन फंक्शनल हो जाती है बच्चे। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, पूरी की पूरी नॉन फंक्शनल होगी, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से, एक ही जगह T लगने की वजह से। इस की म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, मिससेंस म्यूटेशन।
यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, उसकी वजह से अमीनो एसिड चेंज हो गया और पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, नॉन फंक्शनल होगी, मिस सेंस होगी, उसका कोई सेंस नहीं रहा, उसका कोई फंक्शन नहीं रहा पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है जी। तो इस तरह की ये मिस सेंस म्यूटेशन है बच्चे, जिसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। ये मिस सेंस म्यूटेशन भी हम क्यों समझ पाए, सिर्फ जेनेटिक कोड की वजह से ही समझ पाए। अगर हमने जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया, उसको स्टडी करा, तभी हमें ये मिस सेंस म्यूटेशन क्या आई है, समझ में आई है। नेक्स्ट म्यूटेशन डिस्कस करते हैं बच्चे, नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग म्यूटेशन है, जैसे इसका नाम है नॉन सेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे अभी यहाँ पे दिखाया है CAG दिखाया है बच्चे, जो किसके लिए हो रहा है, GLN के लिए हो रहा है। ठीक है जी। तो CAG है, उसकी जगह पे C की जगह पे क्या लग गया, T लग गया। ठीक है जी। CAG कह लो या UAG कह लो, ये स्टॉप कोडोन बन जाएगा। स्टॉप कोडोन जब बन जाता है तो वहीं पे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, रुक जाती है बननी, वहीं पे स्टॉप हो जाती है उसकी सिंथेसिस, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन पाती और फिर वो क्या रह जाती है, नॉन फंक्शनल रह जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन, कि पॉलीपेप्टाइड चेन ही आगे गई, पूरी बन ही नहीं पाई, उसकी कोई पर्पस नहीं रहा, स्टॉप कोडोन उसकी आगे अटैच हो गया क्योंकि न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। जब स्टॉप कोडोन अटैच हो जाता है, स्टॉप कोडोन की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन प्रॉपर नहीं बन पाती, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से, रिप्लेस होने की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड, इसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है जी। ये जो नॉनसेंस म्यूटेशन है, ये भी हम तभी समझ पाए हैं अगर हमने जेनेटिक कोड डिस्कवर किया, अगर हमने स्टॉप कोडोन डिस्कवर किए। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम असाइनमेंट्स। असाइनमेंट में बेटा ये मैंने थोड़ी सी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मेरी वीडियो में से ही हैं। ठीक है जी। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता है, जैसे डेफिनेशन तो हमने करी हुई है। ठीक है जी। क्या है, फर्स्ट ही मैंने करी है। उसके बाद इन विच प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा इस जेनेटिक कोड इज यूज, कौन सी प्रोसेस में होता है, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है जी। सारी की सारी वीडियो में मैंने शो करी हुई हैं, आप देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो उसको। Now, who has explained the degeneracy of genetic code? जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी को किसने एक्सप्लेन किया है, वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किया है ना, और इसमें उसका डेफिनेशन दे देनी है। उसके बाद क्या है, हाउ डज जेनेटिक कोड डिस्क्राइब द पॉइंट म्यूटेशन, पूरी की पूरी जो सिग्निफिकेंस है सारा आ जाएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसको वीडियो को ध्यान से सुनना। एक बार मैं फिर क्विक रिवीजन देती हूँ इस वीडियो की। ठीक है जी। लेट्स क्विक रिवीजन बेटा, एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं इस वीडियो की कि हमने जेनेटिक कोड के बारे में क्या सीखा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन करी, उसकी डेफिनेशन में क्या करा कि जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं वो 4 न्यूक्लियोटाइड 3 के कलेक्शन में जेनेटिक कोड बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जेनेटिक कोड किस प्रोसेस में यूज होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में यूज होती है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में बेटा मैसेंजर आरएनए में जो 3 का कोडोन बनता है, उसमें तभी वो कोडोन है जो एंटीकोडोन को रिकॉग्नाइज कर पाता है, और उसमें क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, और नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ऊपर उसके क्या बन रही है, कॉन्टिन्यूसली एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में जेनेटिक कोड यूज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है जी। और इसकी बहुत वैल्यू है जेनेटिक कोड की। नेक्स्ट बच्चे मैंने आपको बताया था कि 20 अमीनो एसिड के लिए 20 कोडोन ही होने चाहिए, पर ऐसे होता नहीं है। 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडोन होती है। कैसे कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम एक बार यूज करें तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को 2 बार यूज करें तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम 3 बार यूज करें तो 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल है 20 अमीनो एसिड के लिए। ठीक है जी। उसके बाद डिस्कवरी मेथड की मैंने सर निरनबर्ग एंड सर हरगोबिंद खुराना एंड सर रॉबर्ट होले, इन तीनों ने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी करी थी बच्चे। नेक्स्ट, रीड कैसे करना है जेनेटिक कोड को, ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, ये इसकी सारी एब्रीविएशन, सारा नेम, शॉर्ट फॉर्म की हुई है मैंने, ये आप इसमें से देख सकते हो, याद भी कर सकते हो। ठीक है जी। जैसे ये देखो, GLN की ग्लूटामिक एसिड होगी, ARG की आर्जिनिन होगी। ठीक है जी। ये सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको दी हुई है, और ये आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे, ये जेनेटिक कोड की स्टडी बताई थी मैंने जेनेटिक टेबल की, कि कैसे हम रीड करते हैं जेनेटिक टेबल को। 3 अल्फाबेट होते हैं इसमें। जो पहला अल्फाबेट है वो फर्स्ट रो से लेना है वर्टिकल से, सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल रो से लेना है, और थर्ड वाला भी वर्टिकल रो से लेना है। तो ऐसे हम जेनेटिक टेबल को बना सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक टेबल में स्टॉप कोडोन भी होते हैं और साथ में स्टार्ट कोडोन भी होते हैं। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक शुरू कर थी। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया था कि जो जेनेटिक कोड है वो 3 के न्यूक्लियोटाइड में बनता है।
ठीक है जी। 64 टोटल होते हैं, टोटल में से जो 3 कोडोन है वो स्टॉप कोडोन, जहाँ पे भी नॉन सेंस कोडोन वर्ड आए ना, नॉन सेंस कोडोन का मतलब है स्टॉप कोडोन, ठीक है जी। स्टॉप कोडोन होते हैं और 61 रहेंगे। 64 में से अगर हम 3 कर दें, कट कर दें, डिटेक्ट कर दें तो क्या बन जाएंगे, 61 कोडोन बन जाएंगे 20 अमाइनो एसिड के लिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया था कि स्पेसिफिसिटी होती है, हर जेनेटिक कोड जो होता है वो अनएम्बिगियस होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है। जैसे ट्रिपल यू के लिए फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन के लिए एक पर्टिकुलर कोडोन है, दैट इज अ ट्रिपल यू, और उसके बाद किसी भी जेनेटिक कोड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है जी। डीजेनरेसी अलग बात है। नेक्स्ट यूनिवर्सल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कौन से हैं, यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हैं, सारे जेनेटिक कोड अप्रॉक्सीमेट सेम। ये मैंने कुछ एक्सेप्शन दी हुई हैं, आप एक्सेप्शन नोट कर सकते हो। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जीन के लिए कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी। अदरवाइज न्यूक्लियर जीन के लिए सारे जेनेटिक कोड क्या है, सेम है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है बच्चे अपने आप पे। नेक्स्ट बच्चे रिडंडेंसी की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती थी। डीजेनरेसी, डीजेनरेसी में क्या होता है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड को एक सिंगल कोडोन ही नहीं रिकॉग्नाइज करता, केवल मल्टीपल कोडोन भी वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है जी। उसमें उसने बताया कि ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन को छोड़ के जितने भी हमारे अमाइनो एसिड, यानी टोटल कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड, 20 में से ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन निकाल दें तो टोटल कितने बचे हैं, 18 अमाइनो एसिड के पास मल्टीपल कोडोन, ठीक है जी। नेक्स्ट जेनेटिक कोडोन नॉन ओवरलैप है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे ओवरलैप नहीं कर रहा। और नॉन पंचुएटेड है। नॉन पंचुएटेड मतलब मैसेंजर आरएनए में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ना ही तो कोई फुल स्टॉप है, ना ही कोमा है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी नहीं है, तो इस करके हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पंचुएटेड। जेनेटिक कोड में बचे 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, यूएए, यूएजी एंड यूजी, ठीक है जी। इन स्टॉप कोडोन को हम टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं और नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। ये जो स्टॉप कोडोन है किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं हो सकते। इनिशिएटर कोडोन जो मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि 80 to 85% ऑर्गेनिज्म के लिए एयूजी इनिशिएटर कोडोन है, बट बेटा कुछ एक्सेप्शन भी हैं, 10% 15% जिसके लिए जीयूजी इनिशिएटर कोडोन है, यानी कि एयूजी ट्रांसलेशन इनिशिएट करता है मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द केसेस, लेकिन जीयूजी भी कई बार एक्सेप्शन में ट्रांसलेशन इनिशिएट कर सकता है। अब ये जो AUG है इसमें अमाइनो एसिड कौन सा लगा हुआ है, कौन से अमाइनो एसिड पे ये मिथ्योनिन कोड करते हैं बच्चे, ये अमाइनो एसिड, सबसे पहला अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में कौन सा होगा, मिथ्योनिन होगा। नेक्स्ट बच्चे वोबल हाइपोथेसिस, जिसने डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी क्या करी थी, अच्छी तरह से हमें समझाई थी कि कैसे डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी हो सकती है, एक सिंगल ट्रांसफर आरएनए एक से ज्यादा कैसे कोडोन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली अच्छी तरह से बताया था कि ल्यूसीन अमाइनो एसिड है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड में क्या होता है बच्चे कि GAG, ये दोनों तो ल्यूसीन ल्यूसीन के हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल पेयरिंग हो रही है थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड में GC, लेकिन इसमें क्या हो रही है, वोबल पेयरिंग, G के साथ U। वैसे तो G किसके साथ अटैच होता है, C के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, लेकिन यहाँ पे वोबल पेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से सेम अमाइनो एसिड है बट कोडोन क्या हो गया, डिफरेंट। सो सेम अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोबल हाइपोथेसिस बोलते हैं, और जिसकी वजह से डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी आती है जेनेटिक कोड में। नेक्स्ट बच्चे ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया कि मोस्टली जो अमाइनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ल्यूसीन तो 6 को कर रहा है, जैसे प्रोलिन 4 को कर रहा है, ठीक है जी। ये सारे टेबल को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट बच्चे यही कि थर्ड जो बेस पेयर है उसमें वोबल पेयरिंग होती है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल पेयरिंग होती है, ट्रेडिशनल पेयरिंग होती है, बट जो थर्ड नाइट्रोजन बेस पेयर है उसमें क्या होती है, नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग होती है, जिसको हम वोबल पेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस बताया था बेटा, सिग्निफिकेंस में मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे म्यूटेशन है जो हम सिर्फ जेनेटिक कोड के थ्रू ही समझ सकते हैं। साइलेंट म्यूटेशन बताई थी, जिसमें क्या हुआ है, पॉलीपेप्टाइड की चेन तो चेंज नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड की चेन का सीक्वेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा, डीजेनरेसी की वजह से। इसमें जो ग्लूटामिक एसिड है वो GAA कोडोन को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, और यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है वो GAG को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो जेनेटिक कोड की वजह से हमें अंडरस्टैंड कर पाया बेटा। नेक्स्ट क्या है, मिससेंस म्यूटेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है बच्चे, और हिस्टीडीन की जगह क्या लग गया, यहाँ पे प्रोलिन लग गया, और पूरा का पूरा जब अमाइनो एसिड का कोई भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए या गलत अमाइनो एसिड अटैच हो जाए तो वो प्रोटीन क्या बन जाता है, नॉन फंक्शनल बन जाता है। ऐसी म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, मिससेंस म्यूटेशन।
नेक्स्ट बच्चे नॉन सेल्फ म्यूटेशन बताए थे जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बननी बंद हो जाती है, स्टॉप कोडॉन लग जाता है उस पर, ठीक है जी, और पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो ये सारे म्यूटेशन हम कैसे समझ पाए हैं? सिर्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है जी। सो इसके बाद मैंने असाइनमेंट दी आपको, आई होप कि आप अच्छी तरह से सोल्व करोगे एंड यू हैव गॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच बच्चे।